क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां रात होते ही सड़कें खाली हो जाती, जहां लोग शाम के बाद अकेले निकलने से डरते हैं और जहां आज भी कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिकों की आत्माएं पहरा देती। आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, एक ऐसी घटना है जिसने दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है नैनीताल और भवाली के बीच मौजूद उस पुरानी कब्रिस्तान की, जहां रात के अंधेरे में किसी जिंदा इंसान से नहीं, बस उन लोगों से सामना होता है जो इस दुनिया में अब हैं ही नहीं। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुन रहे हैं उसके बाद आप शायद कभी रात में सुनसान पहाड़ी रास्तों पर अकेले जाने की हिम्मत न कर पाएं। एक कहानी है जितेश और सार्थक की। दोनों हल्द्वानी में पढ़ाई करते थे। करीब 2 साल से दोनों वहीं रह रहे थे। कॉलेज, दोस्त, हॉस्टल और कभी कभी घूमना, यही उनकी ज़िंदगी थी। सार्थक थोड़ा घूमने फिरने का शौकीन था। उसे पहाड़, जंगल और लंबी बाइक राइड्स बहुत पसंद थी। एक दिन छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। कॉलेज की कैंटीन में बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। तभी सार्थक बोला, भाई सोच रहा हूँ इस बार घर ना जाकर कहीं घूम आते हैं। जितेश ने पूछा, कहाँ? सार्थक मुस्कुराया, नैनीताल। जितेश हंस पड़ा, अभी 2 साल से ही हैं, अभी तक नैनीताल नहीं गए, शर्म की बात है। सार्थक बोला, अब तो मेरे पास बाइक भी आ गई है, सेकंड हैंड सही, लेकिन पहाड़ चढ़ जाएगी। दोनों हंसने लगे, फिर वहीं बैठकर पूरा प्लान बनाने लगे। 4 दिन का ट्रिप, सस्ता हॉस्टल, कम बजट, घूमना, फ़ोटो लेना और पहाड़ी रास्तों में मस्ती। सार्थक ने एक और बात बताई, वैसे भवाली में मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बनती नहीं, फिर भी एक बार मिलाएंगे। जितेश बोला, ठीक है, वहाँ रुकेंगे नहीं, बस मिलकर निकल लेंगे। प्लान फाइनल हो चुका था। दोनों बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें क्या पता था कि यह ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। 2 दिन बाद सुबह सुबह दोनों बाइक लेकर हल्द्वानी से नैनीताल के लिए निकल पड़े। पहाड़ों का मौसम शानदार था। ऊंची हवा, ऊंचे देवदार के पेड़, घुमावदार सड़कें और नीचे गहरी खाई। सार्थक बार बार मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। भाई ये देख कितना खूबसूरत है। जितेश बाइक चलाते हुए बोला, वीडियो बाद में बना लेना, पहले बचकर पहुंच जाएं। दोनों खूब हंस रहे थे। करीब 2 घंटे बाद वो नैनीताल पहुंच गए। उन्होंने एक सस्ते हॉस्टल में कमरा लिया। हॉस्टल में और भी कई लड़के रुके हुए थे। रात में सब लोग बोनफायर करते, बातें करते, गाने सुनते। दिन भर घूमते रहे। नैनी झील, मॉल रोड, स्नो व्यू पॉइंट, तिब्बती मार्केट। दोनों बहुत खुश थे। पहला दिन शानदार गया। दूसरे दिन उन्होंने सनसेट देखने का प्लान बनाया। शाम को पहाड़ों के बीच सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पूरा आसमान नारंगी हो चुका था। सार्थक बोला, यार ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत सनसेट देखा है। जितेश मुस्कुराया, और रात में पहाड़ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि रात इन पहाड़ों का सबसे डरावना चेहरा भी दिखाई देने वाला है। सनसेट देखने के बाद दोनों हॉस्टल वापस लौटने वाले थे। तभी सार्थक अचानक बोला, भाई भवाली वाले रिश्तेदार के पास जाना रह गया। जितेश ने घड़ी देखी, अभी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अंधेरा होने वाला है, 1 घंटा लग जाएगा बस। जितेश कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, चल जल्दी चलते हैं और जल्दी वापस आते हैं। दोनों बाइक लेकर भवाली की तरफ निकल पड़े। रास्ता बेहद खूबसूरत था। ऊंचे पॉइंट्स के पेड़, हल्का कोहरा और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल आ गए, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जब वे भवाली पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। सार्थक के रिश्तेदार उन्हें देखकर खुश हुए। उन्होंने खाना खिलाया, फिर बोले, रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। लेकिन सार्थक रुकना नहीं चाहता था। उसे अगले दिन जल्दी घूमने निकलना था। उसने बहाना बनाया, सुबह दूसरे रिश्तेदारों के पास जाना है। काफ़ी समझाने के बाद भी दोनों नहीं माने। रिश्तेदारों ने जाते वक्त सिर्फ एक बात कही, रास्ते में संभल कर जाना, रात में पहाड़ी रास्ते अच्छे नहीं होते। उस वक्त दोनों ने इसे सामान्य सलाह समझा, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होने वाला था क्या चेतावनी कितनी डरावनी थी। रात करीब 9 बजे दोनों भवाली से वापस नैनीताल की तरफ निकल पड़े। रास्ता पहले से ज़्यादा सुनसान था। हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और पॉइंट्स के पेड़ों के बीच फैला अंधेरा। सार्थक पीछे बैठा बातें कर रहा था, लेकिन जितेश अब थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक धड़ाम,
बाइक जोर से झटके खाकर रुक गई। सार्थक पीछे से जितेश से टकरा गया। अभी क्या कर रहा है? जितेश घबराया हुआ बोला, मैंने ब्रेक नहीं मारी। दोनों नीचे उतरे। बाइक स्टार्ट थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने देखा कि चैन बुरी तरह फंस चुकी थी। अब हालात ये थी कि बाइक न चल सकती थी, न आसानी से घसीटी जा सकती थी। चारों तरफ घना जंगल था, न कोई दुकान न कोई घर। सार्थक परेशान हो गया, अब क्या करेंगे? जितेश बोला, या तो बाइक घसीट कर ले जाओ या सुबह तक यहीं फंसे रहो। तभी सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक आदमी बैठा दिखाई दिया। पत्थर पर बैठा हुआ, फॉर्मल कपड़े पहने, शांत, बिल्कुल चुप, जैसे वो काफ़ी देर से वहीं बैठा हो। दोनों ने थोड़ी राहत ली। सार्थक उसके पास गया। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। हाँ। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। सार्थक बोला, हमारी बाइक ख़राब हो गई है, क्या आपके पास टूल्स होंगे? वो आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, घर पर होंगे शायद, घर पास में है। हाँ। उसकी बात करने का तरीका अजीब था, लेकिन दोनों मजबूरी में थे। उन्होंने सोचा शायद कोई स्थानीय आदमी है। सार्थक ने उससे कहा, अगर आप मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ, बाइक मेरे घर के पास लगा दो, रात में सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं। जितेश और सार्थक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आदमी थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन वह पढ़ा लिखा लग रहा था। उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे, बात भी सभ्य तरीके से कर रहा था। उन्होंने सोचा, अगर बाइक यहाँ छोड़ दी तो कोई और उठा ले गया तो कम से कम उसके घर के पास होगी तो जिम्मेदारी रहेगी। दोनों ने बाइक घसीटना शुरू किया। वो आदमी आगे आगे चल रहा था। चलते चलते सार्थक ने पूछा, आप क्या करते हैं? उसने जवाब दिया, आर्मी में हूँ। दोनों थोड़ी राहत की सांस लिए। अब उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद वो एक पुराने टूटे हुए गेट के सामने पहुँचे। गेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने किले का हो। अंदर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। आदमी बोला, बाइक यहाँ लगा दो, मैं अंदर से टूल्स लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अंदर चला गया। दोनों बाहर इंतज़ार करने लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन वो वापस नहीं आया। सार्थक बेचैन होगा, यार कहीं बाइक लेकर भाग न जाए। जितेश बोला, अंदर जाकर देखते हैं। दोनों गेट के अंदर चले गए और जैसे ही अंदर पहुँचे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर का नज़ारा बेहद अजीब था। धुंधली रोशनी में कई लोग घूम रहे थे। कुछ फॉर्मल कपड़ों में थे, कुछ आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए थे, और सबसे डरावनी बात, कुछ विदेशी दिख रहे थे। गोरे चेहरे, अजीब सपाट भाव। कोई हंस नहीं रहा था, कोई सामान्य इंसानों की तरह बातें नहीं कर रहा था। पूरा माहौल डरावना था। जितेश ने धीरे से कहा, ये सच में आर्मी कैंप है क्या? सार्थक फुसफुसाया, शायद। तभी 2 आदमी उसके पास आए। उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं। एक ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों डर गए। उन्होंने जल्दी से बाइक वाली बात बताई। तभी उनमें से एक आदमी बोला, यहाँ किसी का घर नहीं है। दोनों चौंक गए। लेकिन वो आदमी कौन था? कौन आदमी? सार्थक ने उसका हुलिया बताया। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब वो दिखे तो मुझसे मिलवाना। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वो मजाक नहीं कर रहा था। फिर उसने कहा, मैं यहाँ की टीम लीड करता हूँ। दोनों बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तभी उसे वही आदमी वापस आता दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलता रहा, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज़्यादा अजीब लग रहा था। सार्थक ने पूछा, टूल्स मिले? वो आदमी मुस्कुराया, माफ़ करना, मुझे बार बार भूल जाता है। क्या भूल जाता है? वो बोला, मेरा घर अब यहाँ नहीं है। दोनों चुप हो गए। फिर उसने सामने इशारा किया, वो सामने मेरी कब्र है। जितेश के हाथ कांपने लगे। सार्थक हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा मजाक कर लेते हो आप। लेकिन वो आदमी बिल्कुल हंसा नहीं। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। फिर उसने धीरे से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। हवा अचानक बेहद ठंडी हो चुकी थी। आसपास खड़े बाकी लोग भी अब उन्हें घूर रहे थे। और तभी जितेश की नज़र ज़मीन पर गई। वहाँ कब्रें थीं, हर तरफ कब्रें, पुरानी टूटी हुई कब्रें। कुछ पर अंग्रेजी में नाम लिखे थे, कुछ पर सैनिकों के निशान बने थे। और तब उन्हें समझ आया, ये कोई आर्मी कैंप नहीं, ये एक पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का कब्रिस्तान था। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उसकी आवाज़ अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। सार्थक का गला सूख चुका था। जितेश ने उसका हाथ पकड़ा, भाग, और अगले ही सेकंड दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। पीछे से अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे बातें कर रहे हों। उन्हें पीछे मुड़कर देखा, सारे लोग बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे।
फिर अचानक सभी एक साथ उनकी तरफ मुड़ गए। जितेश चीखा, भाग सार्थक।